मुगल सल्तनत के वैभवशाली काल में बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, कला और राजनीति का केंद्र था। लेकिन दरबार की सबसे बड़ी पहचान यदि कोई थी तो वह थे उनके नवरत्नों में सबसे प्रिय, चतुर और हाजिर जवाब वजीर बीरबल। बीरबल की ख्याति उनकी धन संपदा या सैन्य शक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि उनकी अद्वितीय बुद्धि और किसी भी जटिल समस्या को चुटकी में सुलझाने की अद्भुत क्षमता के कारण थी। पूरे साम्राज्य में ये बात फैली हुई थी कि बीरबल कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे मानो ज्ञान का चलता फिरता कोश थे। बड़े बड़े विद्वान जो वर्षों ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वे भी बीरबल के सामने निरुत्तर हो जाते थे। लोगों में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता था, बीरबल की बुद्धि का रहस्य क्या है? क्या उन्हें कोई गुप्त वरदान मिला है या वे किसी अलौकिक शक्ति से प्रेरित हैं? दरबार के अन्य दरबारी, खासकर जो ईर्ष्या की अग्नि में जलते थे, इस रहस्य को जानने के लिए आतुर रहते थे। उनका मानना था कि बीरबल की ये बुद्धिमत्ता महज दिखावा है और इसके पीछे अवश्य ही कोई आसान सा भेद छिपा होगा। इनमें से एक दरबारी, जिनका नाम शमसुद्दीन था, ने यह रहस्य उजागर करने की ठान ली। उन्होंने सोचा कि यदि वे बीरबल की बुद्धिमत्ता के स्रोत को जान गए तो वे उन्हें आसानी से पछाड़ सकते हैं। शमसुद्दीन ने चुपके से बीरबल पर नजर रखनी शुरू कर दी। शमसुद्दीन ने अगले कई सप्ताह तक बीरबल पर बारीकी से नजर रखी। वो ये जानने को बेचैन था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का स्रोत क्या है। कोई ताबीज, कोई गुप्त गुरु या कोई चमत्कारिक औषधि। वो रोजाना बीरबल के पीछे पीछे उनके निवास तक जाता, लेकिन उन्हें कोई असामान्य बात नजर नहीं आती। बीरबल का जीवन अत्यंत साधारण और नियमित था। हां, एक बात थी जो शमसुद्दीन को अजीब लगी। बीरबल दिन भर के कार्य समाप्त होने के बाद देर रात तक अपने अध्ययन कक्ष में एकांत में समय बिताते थे। शमसुद्दीन ने सोचा कि शायद यही वो समय है जब वे अपनी अलौकिक शक्तियों का नवीनीकरण करते होंगे। एक अंधेरी रात को शमसुद्दीन ने दीवार से सटकर खिड़की के छोटे से छेद से अंदर झांका। शमसुद्दीन को उम्मीद थी कि वो शायद कोई रहस्यमय मंत्र का जाप कर रहे होंगे या किसी अदृश्य शक्ति का आह्वान कर रहे होंगे, लेकिन अंदर का दृश्य उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। बीरबल एक दिए की मंद रोशनी में झुके हुए थे और उनके चारों ओर विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई प्राचीन पांडुलिपियों का ढेर लगा था। बीरबल किसी मंत्र का नहीं, बल्कि एक कठिन ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने शमसुद्दीन को केवल मेहनत करते हुए पाया। ये देखकर शमसुद्दीन चौंक गया। शमसुद्दीन धीरे से खिड़की से हटा। उसके चेहरे पर अब ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक अजीब सी लज्जा थी। उसे एहसास हुआ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य न कोई दैवीय वरदान था और न ही कोई चमत्कारी जादू। ये तो अथक परिश्रम, रात रात भर जागकर किताबों से जूझने और ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम था। वो रातें जब शमसुद्दीन दरबार में बीरबल को नीचा दिखाने की योजनाएं बुनते हुए या आरामदायक बिस्तर पर विश्राम करते हुए बिताता था, उन्हीं रातों को बीरबल ज्ञान की साधना में लीन रहते थे। शमसुद्दीन को अपनी व्यर्थ की ईर्ष्या और आलस्य पर गहरा पछतावा हुआ। वो चुपचाप, पराजित महसूस करता हुआ वापस लौट गया। उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि बीरबल को मिला सम्मान बादशाह की कृपा नहीं, बल्कि उनकी अनवरत मेहनत का फल था। उसने बीरबल की बुद्धि के असली स्रोत को जान लिया था, और वो स्रोत किताबों के पन्नों और जलते हुए दिए की लौ में छिपा था। शमसुद्दीन महल के रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। उसका मन अब ईर्ष्या से नहीं, बल्कि गहन प्रेरणा से भरा हुआ था। उसने उसी क्षण अपने जीवन की दिशा बदलने का फैसला कर लिया। घर पहुंचकर उसने अपने आरामदायक बिस्तर को त्याग दिया और बीरबल के गुप्त कक्ष की तरह अपनी पुरानी किताबों की धूल झाड़नी शुरू कर दी। हालांकि वो जानता था कि ज्ञान का ये शिखर एक रात में हासिल नहीं किया जा सकता, पर अब वो सही मार्ग पर था। कुछ हफ्तों बाद दरबार ने एक सूक्ष्म बदलाव देखा। शमसुद्दीन अब व्यर्थ की बहस में समय बर्बाद नहीं करता था। जब वो बोलता था,
तो उसकी बातों में पहले से अधिक सार और तर्क होता था। बादशाह अकबर ने एक दिन ये सुधार देखकर पूछा, शमसुद्दीन, क्या तुम्हें कोई नई प्रेरणा मिली है? शमसुद्दीन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हुजूर, मैंने जान लिया है कि बीरबल की बुद्धि का रहस्य कोई चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर परिश्रम और त्याग है। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में इस परिवर्तन को देखकर एक संतोषजनक चमक थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, पर शमसुद्दीन, तुमने ये रहस्य कैसे भेद लिया? क्या बीरबल ने तुम्हें कोई विशेष शिक्षा दी है? शमसुद्दीन ने श्रद्धापूर्वक दोनों हाथ जोड़े, नहीं जहांपनाह, मैंने बीरबल को ध्यान से देखना शुरू किया। उनकी दिनचर्या, उनके अध्ययन का तरीका। मैंने पाया कि जहां हम अन्य दरबारी सभा के बाद मनोरंजन और गपशप में समय नष्ट करते थे, वहीं बीरबल रात के अंतिम पहर तक शास्त्रों का गहन अध्ययन करते। वे बाजार जाते, सामान्य लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते और हर छोटे से छोटे विवाद को एक पहेली की तरह सुलझाने का अभ्यास करते। उनकी बुद्धि का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि इस अथक परिश्रम और अवलोकन में छिपा था। ये सुनकर दरबार में मौजूद अन्य दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए। बादशाह अकबर ने संतुष्टि से कहा, वाह बीरबल, तुमने केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अपने उदाहरण से एक ईर्ष्यालु को भी शिष्य बना लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, ज्ञान किसी को परोसकर नहीं मिलता। जो आलस्य का त्याग करता है और निरंतर सीखने की इच्छा रखता है, उसके लिए संसार का हर अनुभव एक शिक्षक है। अकबर इस सरल किंतु गहरे सत्य से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और कहा, बीरबल ने आज केवल अपनी बुद्धि का प्रमाण नहीं दिया है, बल्कि जीवन के सबसे बड़े नियम का सार प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी पगड़ी पर हाथ फेरते हुए बीरबल से कहा, परंतु मेरे मित्र, तुम्हारा तर्क अकाट्य है। तुमने सीखने के लिए अवलोकन को महत्वपूर्ण बताया। एक राजा जो अपनी गद्दी पर बैठा है, वो प्रजा का अवलोकन सबसे प्रभावी ढंग से कैसे कर सकता है? क्या उसे हर दिन वेश बदलकर घूमना चाहिए? बीरबल ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, अवलोकन केवल खुली आंखों से नहीं होता। यदि कान खुले हों, सूचनाओं का तंत्र दुरुस्त हो और हृदय में न्याय की इच्छा हो, तो शासक अपनी चारदीवारी के भीतर बैठकर भी पूरे राज्य की नब्ज पहचान सकता है। मैं कल सुबह आपको इसका व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए दरबार की समाप्ति की घोषणा की। उस दिन बीरबल के शब्द केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक नया संकल्प बनकर दरबारियों के मन में बस गए। अब वे भी समझने लगे थे कि ईर्ष्या और आलस्य बुद्धि के सबसे बड़े शत्रु हैं। अगली सुबह दरबार की उत्सुकता चरम पर थी। सभी दरबारी ये देखने को बेचैन थे कि बीरबल अपनी बात कैसे सिद्ध करते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का तंत्र कितना दुरुस्त है, ये आज परखा जाएगा। हमें बताओ, अभी इस पल राज्य की सबसे दूरस्थ सीमा पर तैनात सैनिक किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? बीरबल ने तुरंत अपने विश्वासपात्र सूचना संवाहकों के मुखिया को एक संक्षिप्त निर्देश दिया। मुखिया बिना किसी देरी के चुपचाप महल के पिछले हिस्से की ओर चला गया। कुछ ही क्षणों में मुखिया वापस आया और बीरबल के कान में फुसफुसाया। बीरबल ने गर्व से सिर उठाया और बोले, जहांपनाह, वे सैनिक अपने गांव के सरपंच द्वारा लगाए गए अनावश्यक करों के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनकी पत्नियों को चुकाने पड़ रहे हैं, और साथ ही वे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका न्यायप्रिय बादशाह उनकी ये बात सुन ले। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत सत्यापन के लिए गुप्तचरों को आदेश जारी किया। ये केवल अवलोकन नहीं था, ये बीरबल की कुशल व्यवस्था थी, जिसने सत्य को बिना किसी बाधा के सीधे दरबार तक पहुंचाया था। कुछ दिनों बाद गुप्तचर वापस लौटे और बीरबल की बात की अक्षरशः पुष्टि की। यह सुनकर अकबर का चेहरा पहले क्रोध से तमतमाया,
फिर उनके दरबारी की प्रतिभा के प्रति गहरी प्रशंसा से भर गया। उन्होंने तुरंत उस भ्रष्ट सरपंच को दंडित करने और उन अनावश्यक करों को समाप्त करने का आदेश दिया। न्याय होते ही सैनिकों के चेहरों पर जो संतोष दिखा, वो बीरबल की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण था। शाम को बादशाह ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, ये केवल अवलोकन नहीं है। तुम हमेशा इतनी जटिल और छिपी हुई सच्चाइयों को इतनी आसानी से कैसे जान लेते हो? ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कौन सा रहस्य है? बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, मेरी कोई जादूगरी नहीं है। मेरा रहस्य दरबार के गलियारों में नहीं, बल्कि सीधे बाजार में, खेतों में और उन साधारण लोगों के बीच छिपा है जो न्याय की उम्मीद करते हैं। मेरे पास विश्वास पात्रों का एक तंत्र है जो मुझे जनता की नब्ज बताता है। असली सच्चाई हमेशा गलियों में चलती है और मैं वहीं से उसे पकड़ता हूं। अकबर ये सुनकर विस्मित रह गए। उन्होंने अपने विशाल सिंहासन पर आगे झुककर बीरबल की ओर देखा। ये अद्भुत है, बीरबल। हम सोचते थे कि शाही दस्तावेज और गुप्तचरों की रिपोर्ट ही सबसे विश्वसनीय स्रोत है, लेकिन तुम कहते हो कि अनपढ़ किसान और छोटे व्यापारी वो ज्ञान रखते हैं जो बादशाह के मुकुट को भी बचा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से अपनी बात स्पष्ट की। जहां पनाह, दस्तावेजों में अक्सर हेरफेर होता है और गुप्तचर वही बताते हैं जो वे चाहते हैं कि आप सुने। लेकिन वो आदमी जिसे न्याय की आवश्यकता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। दरबारी षड्यंत्रों से भरी दुनिया में मैं साधारण लोगों के सरल, सच्चे शब्दों को छान कर निकालता हूं। मेरी बुद्धि का रहस्य गहन चिंतन नहीं, बल्कि व्यापक श्रवण है। मैं सिर्फ इतना सुनिश्चित करता हूं कि मेरे कान उन लोगों की आवाजों से भरे रहें जिनके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, और यही जनता की नब्ज है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हुआ कि शाही दीवारों के पीछे ज्ञान का एक पूरा सागर अनछुआ रह गया था। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे बीरबल के इस तंत्र को और अधिक महत्व दें। ये निर्देश दरबारियों के लिए पचाना आसान नहीं था। वे, जो वर्षों से पोथियों और शाही षड्यंत्रों में डूबे रहते थे, उन्हें अब यह समझना मुश्किल हो रहा था कि साधारण जन की तुच्छ बातें राज्य के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है। विशेष रूप से ईर्ष्यालु मंत्री, जिन्हें लगता था कि बीरबल ने केवल अपनी धाक जमाने के लिए ये नया नाटक रचा है। वे आपस में फुसफुसाते थे और बीरबल के नए तंत्र का मजाक उड़ाते थे। किंतु बीरबल ने इन विरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी आदत के अनुसार वो अक्सर भेष बदलकर शहर की गलियों में निकल जाते। कभी वो एक साधारण किसान बन जाते, तो कभी बाजार में सब्जी बेचने वाले। वो पानी भरने वाली पनहारिनों के समूह में रुककर उनकी छोटी छोटी शिकायतों और आशाओं को सुनते। वो जानते थे कि ये अनफिल्टर्ड सत्य ही उन्हें भविष्य की समस्याओं का अनुमान लगाने और उनका सटीक समाधान खोजने की क्षमता देते हैं। यही जनता की नब्ज थी, जिसने जल्द ही दरबार की एक और जटिल गुत्थी सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाई। कुछ ही दिनों में दरबार पर एक अप्रत्याशित समस्या का साया मंडराने लगा। राज्य के आर्थिक चक्र में एक अजीब सी शिथिलता आ गई थी। बाजार में छोटे लेन देन के लिए आवश्यक तांबे और कांसे के सिक्कों का प्रवाह अचानक रुक गया था। व्यापारी शिकायत करने लगे कि रोजमर्रा की खरीद फरोख्त लगभग ठप हो गई है। शाही कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ वजीर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि यह कोई आंतरिक मामला हो सकता है। वे इसे शत्रु राज्यों की साजिश या दूर के प्रांतों में पैदा हुआ कोई भ्रम बता रहे थे। किंतु बीरबल, जिसने कुछ दिन पहले एक फेरीवाले के रूप में शहर के सबसे गरीब मोहल्लों का दौरा किया था, जानता था कि सत्य कहीं और छिपा है। अपनी भेष यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा था कि कुछ चालाक कारीगर गुप्त रूप से पुरानी मूर्तियों और घरेलू बर्तनों को भारी दामों पर खरीद रहे थे। ये वस्तुएं सीधे टकसाल में नहीं जा रही थी, बल्कि उन्हें पिघलाकर उन्हें चुपचाप धातु की जमाखोरी और अवैध सिक्के बनाने के काम में लाया जा रहा था। ये एक जनता की नब्ज ही थी
जिसने दरबार की इस जटिल आर्थिक गुत्थी का वास्तविक चोर और उसकी मंशा उजागर कर दी। अब बीरबल को बस सम्राट अकबर को ये बारीक चाल समझाना था। बीरबल अगली सुबह भरी सभा में उपस्थित हुए। सम्राट अकबर प्रतीक्षारत थे, पर इस बार बीरबल ने अपने साथ कोई शाही दस्तावेज या प्रमाणों की सूची नहीं लाई थी। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथ में 3 वस्तुएं रखी थी। एक साधारण घिसा हुआ पीतल का पुराना बर्तन, एक नया चमकदार मोहर और एक गंदा मिट्टी का दिया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, हमारी टकसाल की निगरानी कड़ी है, लेकिन उसकी आंखें केवल वर्तमान देखती हैं। चोर ने भविष्य की चिंता नहीं की, बल्कि अतीत पर वार किया। बीरबल ने पुराना पीतल का बर्तन अकबर के सामने रखते हुए समझाया, इसकी सतह पर जो कला है वो पुरानी है और उसका मूल्य शून्य माना जाता है, लेकिन इसकी धातु का गुप्त मूल्य बहुत अधिक है। कारीगरों ने यही कलाकृतियां खरीदी, इन्हें पिघलाया और इनकी मिश्रित धातु से अवैध मोहरें तैयार की। रहस्य महलों में नहीं, उन बाजारों में था जहां लोग अनजाने में अपने घर की विरासत बेच रहे थे। मेरी बुद्धि का रहस्य केवल सड़कों और गलियों के साधारण अवलोकन में छिपा है, जहां असली अर्थव्यवस्था सांस लेती है। अब सम्राट को पूरी तस्वीर स्पष्ट हो गई थी। 150 शब्द। अकबर की आंखें कृतज्ञता और विस्मय से चमक उठीं। वे अपने आसन से उठकर बीरबल के पास आए और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। बीरबल, सम्राट ने कहा, तुम्हारा अवलोकन अद्भुत है। हम जिसे केवल कलाकृति मानते रहे, तुमने उसमें अर्थव्यवस्था का सार खोज निकाला। सचमुच, बुद्धि का रहस्य किसी ग्रंथ या भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि उस तीक्ष्ण दृष्टि में छिपा है जो तुच्छ समझे जाने वाले विवरणों को भी महत्व देती है। आज तुमने न केवल राजकोष को सुरक्षित किया, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का सच्चा स्रोत महल की दीवारों के बाहर जनजीवन के बीच बहता है। सम्राट ने तत्काल आदेश दिया कि उन अवैध कारीगरों को खोजा जाए और उन्हें कठोर दंड दिया जाए। साथ ही उन धातुओं के अवैध क्रय विक्रय पर स्थायी रूप से रोक लगाई जाए। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हो गए। बीरबल ने केवल विनम्रता से सिर झुकाया और मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि उनकी सफलता का रहस्य उनकी सादगी में ही निहित था। अगले दिन सुबह सुबह सम्राट अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। उन्होंने प्रेम से कहा, बीरबल, कल के घटनाक्रम ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे इस सरल किंतु गहन रहस्य को जानना चाहता हूं। तुम दरबारी पंडितों की तरह पोथियां नहीं पढ़ते, नहीं गुप्तचरों के जटिल जाल पर निर्भर रहते हो। फिर भी तुम हर समस्या का मूल इतनी सहजता से कैसे पकड़ लेते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा रहस्य कोई जादू नहीं है। मैं केवल उस आवाज को सुनता हूं जिसे अक्सर महल की ऊंची दीवारें दबा देती है। वो आवाज है साधारण प्रजा की। मैं बाजार जाता हूं, कारीगरों से बात करता हूं, बच्चों के खेल देखता हूं। सत्य और समाधान हमेशा किताबों में नहीं, बल्कि जीवन की रोजमर्रा की धूल और धड़कन में छिपे होते हैं। मेरा दिमाग नहीं, बल्कि मेरे कान मेरी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का स्रोत उनका मस्तिष्क नहीं, बल्कि उनका खुला हृदय और निरंतर अवलोकन था। अकबर ने सिर झुकाया। यह पहली बार था कि उनके महान वजीर ने उन्हें इतनी सरल फिर भी इतनी गहन शिक्षा दी थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज तुमने हमें बताया कि शासक का सिंहासन केवल ऊंचे गुंबदों के नीचे नहीं, बल्कि जमीन पर बैठे हर व्यक्ति की चिंता में टिका होता है। ये ज्ञान सोने और मोतियों से कहीं अधिक मूल्यवान है। उस दिन के बाद बादशाह ने अक्सर वेश बदलकर बाजार जाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी प्रयास किया कि वे उन आवाजों को सुन सकें जिन्हें पहले वे महज शोर मानते थे। बीरबल का रहस्य दरबार की दीवारों से निकलकर धीरे धीरे
राज्य के शासन का मूलभूत सिद्धांत बन गया। मंत्रियों ने समझा कि असली शक्ति आदेश देने में नहीं, बल्कि विनम्रता पूर्वक सुनने में है। बीरबल की बुद्धिमत्ता का स्रोत उनका खुला हृदय अब पूरे साम्राज्य का पथ प्रदर्शक बन चुका था। ये परिवर्तन शीघ्र ही राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और आम जनता के जीवन में झलकने लगा। जहां पहले छोटे छोटे विवाद वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करते थे, वहीं अब अधिकारियों द्वारा जनमानस की शिकायतों को तुरंत सुनकर समाधान निकाला जाने लगा। न्यायपालिका की गति बढ़ गई और अब कोई भी फरियादी ये शिकायत नहीं करता था कि उसकी आवाज अनसुनी कर दी गई है। समस्याएं सुलझने लगी और राज्य की समृद्धि दिनों-दिन बढ़ती गई। बादशाह अकबर ने स्वयं अनुभव किया कि जब वे आम लोगों के बीच वेश बदल कर जाते और उनकी पीड़ा सुनते, तो उनका सिंहासन पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस होता था। बीरबल ने कोई गुप्त जादू या चमत्कारी मंत्र नहीं बताया था। उन्होंने बस ये सिद्ध किया था कि शासन और ज्ञान का सच्चा महल लोगों के विश्वास और उनके खुले संवाद की नींव पर खड़ा होता है। इस प्रकार बीरबल का रहस्य किसी व्यक्तिगत योग्यता का नहीं, बल्कि मानवता के उस मौलिक गुण का रहस्य बन गया, जो है धैर्य और करुणा के साथ सुनना। इस मौलिक सत्य को जानने के बाद बादशाह अकबर ने अपने शासन की शैली में कई बड़े बदलाव किए। अब उनका दरबार केवल सरकारी आदेशों या जटिल राजनीतिक चालों का केंद्र नहीं रहा, बल्कि ये ज्ञान और विनम्रता का एक मंच बन गया, जहां सबसे छोटे नागरिक की आवाज को भी उतना ही महत्व दिया जाता था जितना कि किसी बड़े मनसबदार की सलाह को। बीरबल ने कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने तो केवल एक दर्पण थामे रखा था, जिसमें अकबर स्वयं अपनी प्रजा की छवि देख सकते थे। यही कारण था कि अकबर ने उन्हें केवल एक दरबारी नहीं, बल्कि अपना सच्चा मित्र और शिक्षक माना। अब बीरबल की उपस्थिति मात्र से ही पूरा राज्य ये महसूस करता था कि बादशाह की न्याय प्रणाली केवल शक्ति पर नहीं, बल्कि गहरे मानवीय संबंध और समझ पर आधारित है। बीरबल का यह रहस्य वास्तव में हर शासक के लिए एक स्थायी पाठ बन गया कि सबसे बड़ा ज्ञान सिंहासन की ऊंचाई पर नहीं, बल्कि धरती पर रहने वाले लोगों के हृदय में छिपा होता है। इस रहस्य के उद्घाटन के बाद बादशाह अकबर ने अपने शासन के तरीके को और भी अधिक सूक्ष्मता से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने अब केवल शाही घोषणाएं नहीं की, बल्कि बीरबल की सलाह पर सामान्य नागरिकों की समस्याओं को सुनने के लिए विशेष जन सुनवाई सत्र आयोजित करना शुरू किया। बीरबल का ज्ञान केवल त्वरित जवाब देने तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसी प्रणाली बनाने पर केंद्रित था जहां न्याय स्वतः प्रवाहित हो। दरबार की दीवारों के बाहर भी बीरबल का प्रभाव स्पष्ट था। लोग अब उनकी कहानियों को केवल मनोरंजन के लिए नहीं सुनते थे, बल्कि उनमें छिपे गहरे सामाजिक और नैतिक पाठों को समझने की कोशिश करते थे। यह स्पष्ट था कि बीरबल की बुद्धि का सबसे बड़ा स्रोत उनका अवलोकन था। सतह पर दिखने वाली चमक को अनदेखा कर सीधे सत्य की जड़ तक पहुंचना। उनके लिए हर नागरिक एक खुली किताब था, और अकबर ने अंततः ये स्वीकार किया कि राज्य की समृद्धि उसके लोगों की संतुष्टि में निहित है। उन्होंने बीरबल को राजदर्शन का नया नाम दिया, यानी वह जो न केवल राज्य को देखता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी समझता है। बीरबल ने स्वयं कभी अपनी बुद्धि को चमत्कार नहीं माना। वो कहते थे कि उनकी समझ का आधार कोई विशेष ज्ञान नहीं, बल्कि निरंतर संवाद और सहानुभूति है। राजदर्शन का पद मिलने के बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या में एक नया नियम जोड़ा। प्रत्येक सप्ताह एक दिन वो महल के भव्य वस्त्र त्याग कर एक साधारण नागरिक के वेश में बाजार और गलियों में घूमते। वो लोगों के बीच बैठते, उनकी छोटी छोटी खुशियों और बड़े दुखों को सुनते। उनका मानना था कि राज्य की असली नब्ज दरबार की चिकनी दीवारों के पीछे नहीं, बल्कि किसान के खेत की मिट्टी में और व्यापारी के तराजू में धड़कती है। इसी सीधे संपर्क के कारण बीरबल हमेशा ऐसी समस्याओं का समाधान निकाल पाते थे जो शाही सलाहकार केवल कागजों पर देखकर चूक जाते थे। उन्होंने अकबर को समझाया था
कि सच्चा न्याय तभी हो सकता है जब शासक सत्ता के शिखर से उतरकर प्रजा की पीड़ा को महसूस करे। ये अवलोकन ही था जो उन्हें बादशाह की अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने के लिए आवश्यक अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करता था। दूसरे दरबारी, जो अपनी किताबों और दरबार की पारंपरिक चतुराई में उलझे रहते थे, बीरबल के इस सड़क छाप व्यवहार को समझ नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल जानबूझकर शाही गरिमा को कम कर रहे हैं, जबकि सत्य ये था कि बीरबल ज्ञान की तलाश में थे। अक्सर भोर की पहली किरण फूटने से पहले या देर रात जब शहर शांत हो जाता था, बीरबल साधारण वेशभूषा में बाहर निकलते थे। कभी वो बूढ़े फेरी वाले बनकर लोगों के दुख दर्द सुनते, तो कभी किसी यात्री के रूप में सराय में बैठकर किसानों की वास्तविक दशा जानते थे। उन्हें पता था कि आम लोगों की फुसफुसाहट ही राज्य के प्रशासन की सबसे सच्ची समीक्षा होती है। ये सीधा अनफिल्टर्ड ज्ञान ही उनकी असली ताकत थी। जब अकबर कोई ऐसी पेचीदा समस्या सामने रखते थे जिसका समाधान शास्त्रों में नहीं मिलता था, तो बीरबल उन कहानियों और अनुभवों को याद करते थे जो उन्होंने नगर के साधारण कोनों से इकट्ठे किए थे। उनकी बुद्धि का यह रहस्य न तो किसी पोथी में छिपा था और न ही किसी मंत्र में, ये बस जनमानस के साथ उनके गहरे और अटूट संबंध में निहित था। दरबार के उच्च पंडित और कुलीन विद्वान अक्सर बीरबल के इस अशास्त्रीय ज्ञान को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि राजकाज के मामले सिर्फ उच्च स्तरीय दर्शन और कड़े शाही नियमों से ही सुलझने चाहिए। जब भी बीरबल किसी किसान की सरल कहानी या किसी बाजार के व्यापारी के साधारण तर्क का उपयोग करके किसी जटिल विवाद का तुरंत और न्यायसंगत समाधान करते, तो दरबारी स्तब्ध रह जाते। वे फुसफुसाते, ये व्यक्ति गलियों से ज्ञान बटोरता है, इसे शाही मसलों में क्या दखल। लेकिन शहंशाह अकबर जानते थे कि बीरबल की चतुराई सिर्फ शब्दों का खेल नहीं थी। उनकी बुद्धिमत्ता उन हजारों आंखों का सामूहिक अनुभव थी जिन्होंने जीवन के असली संघर्ष देखे थे। उनकी हाजिर जवाबी का स्रोत कोई दैवीय प्रेरणा नहीं थी, बल्कि जमीनी सच्चाई का ज्ञान था। यही कारण था कि जब भी कोई ऐसी चुनौती सामने आती जो राज्य के मूल सिद्धांतों को प्रभावित करती, अकबर का पहला प्रश्न यही होता था, बीरबल, जनमानस इस विषय में क्या कहता है? ये जनवाणी ही उनके हर सफल निर्णय की नींव थी। बीरबल का ये ज्ञान सिर्फ दरबार की चारदीवारी तक सीमित नहीं था। वो अक्सर रात के अंधेरे में या साधारण व्यापारी का भेष बदलकर दिल्ली की गलियों, बाजारों और चौपालों में घूमता था। ये गुप्त भ्रमण ही उसकी सूचना और समझ का सच्चा स्रोत था। जहां शाही पंडित और मुल्ला केवल पुराने शास्त्रों और पोथियों में उलझे रहते थे, नियम और कायदे ढूंढते थे, वही बीरबल ने समझा था कि भूख, अन्याय और आशा के नियम किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखे होते, वे सीधे लोगों के दिलों में धड़कते हैं। एक बार जब शाही खजाने को लेकर एक जटिल कर प्रणाली पर विवाद हुआ, तो सभी दरबारी महीनों तक गणितीय सूत्र लगाते रहे, परंतु बीरबल ने केवल एक गरीब कुम्हार से बात की और अगले ही दिन एक ऐसा सरल समाधान पेश किया जिससे राज्य और प्रजा दोनों संतुष्ट हुए। अकबर ने जान लिया था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उन लाखों पैरों की धूल में छिपा है जो रोजाना जमीन पर चलते हैं। उनकी बुद्धि दरअसल उनकी श्रोता शक्ति थी। एक दिन दरबार में बैठे उच्च विद्वानों ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, हम वर्षों से शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, गणित में पारंगत है, फिर भी बीरबल की सहज बुद्धि हमारी जटिल गणनाओं को कैसे मात दे जाती है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप केवल शब्दों को सुनते हैं, लेकिन बीरबल मौन को सुनता है। इस बात को साबित करने के लिए अकबर ने बीरबल को एक अजीबोगरीब चुनौती दी। राज्य के एक सबसे साधारण नागरिक की सबसे बड़ी अनकही इच्छा क्या है? अन्य दरबारी तुरंत गुप्तचरों और धनवान व्यापारियों के पास गए, पर बीरबल सीधे शहर के बाजार में एक जूते गांठने वाले मोची के पास जा बैठे। उन्होंने उससे न कोई सवाल किया, न कोई बहस। वो सिर्फ चुपचाप उसकी हथौड़ी की आवाज और हर ग्राहक की बातचीत सुनते रहे।
बीरबल का रहस्य दरबारियों के ज्ञान में नहीं, बल्कि उन जीवन की कहानियों में छिपा था जो हर रोज जमीन पर अपनी छाप छोड़ते थे। पूरा दिन बीरबल वही उस पुराने बरगद की छाव में बैठे रहे जहां मोची जूते सिलता था। वो केवल मोची के काम को ही नहीं, बल्कि उस थकान को भी महसूस कर रहे थे जो मोची के चेहरे पर हर शाम गहराती जाती थी। उन्होंने देखा कि कई ग्राहक आते जाते रहे। कुछ धनवान थे जो जल्दबाजी में थे, कुछ गरीब जो मोलभाव कर रहे थे, लेकिन मोची के चेहरे पर एक ही भाव अटल था, अथक परिश्रम और एक अनजानी सी बेचैनी। जब बाजार की हलचल मंद पड़ने लगी और मोची ने अपने औजार समेटने शुरू किए, तब बीरबल ने धीरे से पूछा, भाई, तुम्हारा सबसे बड़ा स्वप्न क्या है जिसे तुम किसी से नहीं कहते? मोची ने अपनी कमर सीधी की, आकाश की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, हुजूर, हमें न धन चाहिए, न राजमहल का सुख। बस एक रात की ऐसी नींद नसीब हो जाए जिसमें अगले दिन की चिंता न सताए। ये दुनिया की सबसे बड़ी अनकही दौलत है। बीरबल के होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान तैर गई। उन्हें अपने ज्ञान की पुष्टि मिल चुकी थी। बीरबल ने मोची को धन्यवाद दिया और वापस हवेली की ओर चल पड़े। उनके मस्तिष्क में अब एक स्पष्टता थी। उन्हें समझ आ गया था कि चाहे कोई सम्राट हो या गली का मोची, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख अज्ञात भविष्य की चिंता है। धन संपत्ति केवल ऊपरी पर्दा है, असली सुख मन की निर्भर शांति में छिपा है। यही वो अनकहा रहस्य था जो बीरबल को अन्य दरबारियों से अलग करता था। वो केवल सरकारी नियम कायदों में नहीं उलझते थे, बल्कि मानव स्वभाव की गहरी जड़ों को समझते थे। उनका ज्ञान पुस्तकों से नहीं, बल्कि आम जनता के दुख सुख को महसूस करने से आता था। अगले दिन जब शाही दरबार में एक अत्यंत जटिल न्यायिक समस्या प्रस्तुत की गई, जिसने बड़े बड़े पंडितों को चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया, तब बीरबल ने सहजता से कदम आगे बढ़ाए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, जो बाजार की धूल और मोची की ईमानदारी से सींची गई थी। उन्हें पता था कि उत्तर हमेशा सबसे सरल मानव इच्छा में छिपा होता है। जटिल समस्या एक व्यापारिक विवाद से जुड़ी थी, जहां दो धनी व्यापारियों में एक भारी ऋण के लेन देन को लेकर मतभेद था। एक दावा कर रहा था कि उसने चुका दिया, दूसरा कह रहा था कि नहीं। दरबारी पंडित धर्मशास्त्रों के श्लोकों और जटिल गवाहियों के विश्लेषण में उलझे हुए थे, लेकिन दोनों पक्षों के विरोधाभासी सबूतों ने मामले को एक गतिरोध पर ला दिया था। बीरबल ने कागजातों और गवाहों को एक ओर रख दिया। उन्होंने कानून की किताबों को दरकिनार करते हुए दोनों व्यापारियों को बारी बारी से देखा और उनसे न्याय से पूरी तरह असंबद्ध सामान्य जीवन के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने पहले व्यापारी से पूछा कि आज सुबह जब वो घर से निकला तो क्या उसने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया था। अकबर और अन्य दरबारी हैरान थे। ये कैसा न्याय है? बीरबल ने व्याख्या की, हुजूर, कानून केवल कार्य का मूल्यांकन करता है, लेकिन सत्य व्यक्ति की सहजता और उसके अंतर्मन में छिपा होता है। जो झूठ बोल रहा होता है वो हर पल अपने झूठ की सुरक्षा में व्यस्त रहता है, जबकि सच्चा व्यक्ति जीवन की सामान्य सहजता को नहीं खोता। ये साधारण निरीक्षण ही बीरबल की बुद्धि का मूल स्तंभ था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, तुम्हारे निरीक्षण के अनुसार दोषी कौन है? बीरबल ने अपनी उंगली हवा में उठाई और कहा, पहला व्यापारी जिसने स्वीकारा कि उसने सुबह अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया, वो सच्चा है। उसके चेहरे पर ग्लानि थी, मगर झूठ का बोझ नहीं। उसने जीवन की उस सहजता को स्वीकार किया जहां कभी कभी महत्वपूर्ण कार्य भी चूक जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए घोषणा की, दोषी दूसरा व्यापारी है। जब उससे पूछा गया कि उसने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, तो बीरबल ने समझाया, हुजूर, जब मैंने दूसरे व्यापारी से उसके दैनिक जीवन के बारे में साधारण प्रश्न किए, तो वो बार बार मुझे देखने के बजाय जमीन को देख रहा था। उसका दिमाग ये सोचने में व्यस्त था कि क्या ये एक चाल है, जबकि सच्चा व्यक्ति जानता है
कि साधारण सवाल का जवाब साधारण ही होता है। यही वो मानसिक सतर्कता है जो अपराधी को सहज होने नहीं देती। अपराध का रहस्य उसकी आंतरिक असहजता में छिपा होता है, जिसे केवल सूक्ष्म निरीक्षण से पकड़ा जा सकता है। बीरबल की ये अनूठी मनोवैज्ञानिक जांच ही उनकी बुद्धिमत्ता का असली खजाना थी। बादशाह अकबर बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक व्याख्या से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि और गर्व का भाव था। उन्होंने गर्मजोशी से बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम केवल समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि तुम मानव मन की ग्रंथियों को सुलझाते हो। तुम्हारी ये तीसरी आंख न्याय के लिए ईश्वर का वरदान है। दरबार के अन्य दरबारी भी ये सुनकर चकित थे कि सामान्य बर्ताव में भी कितना बड़ा भेद छिपा हो सकता है। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य किसी जादू टोने या दैवीय शक्ति में नहीं, बल्कि गहरी एकाग्रता और सूक्ष्म अवलोकन में निहित था। बीरबल ने सदैव ये सिद्ध किया कि हर बड़ी गुत्थी का हल हमेशा किसी न किसी छोटे अनदेखे संकेत में छिपा होता है। वो जानते थे कि अपराधी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही अंतर्मन होता है, जो जाने अनजाने में सत्य को उजागर कर देता है। यही कारण था कि चाहे मामला जितना भी उलझा हुआ हो, बीरबल सदैव मनुष्य की सहज प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते थे, न कि उनके बनाए गए झूठे शब्दों पर। यही कारण था कि जब अन्य दरबारी किसी मामले की जल्दबाजी में सतही जांच करके थक जाते थे, बीरबल अपने शांत चित्त और मानसिक शांति से गहराई में उतरते थे। वो जानते थे कि बड़े से बड़ा षड्यंत्रकारी भी अपनी आंखें, अपने हाथ की अनैच्छिक हरकतें या अपने चेहरे की एक क्षणिक शिकन नहीं छिपा सकता। बीरबल शब्दों के जटिल जाल को तोड़कर व्यक्ति की शरीर की भाषा और प्रतिक्रिया के सूक्ष्म कंपन को पहचानते थे। उनके लिए हर मनुष्य एक खुली किताब था, बशर्ते उसे भावनाओं और तर्क की सही नजर से पढ़ा जाए। उनका मानना था कि सत्य एक ऐसी ध्वनि है जिसे बाहर से दबाया जा सकता है, लेकिन वो मनुष्य के अंतर्मन में हमेशा गूंजती रहती है। बीरबल का कार्य केवल उस आंतरिक सत्य को धैर्यपूर्वक सतह पर लाना था। इसी अद्वितीय पद्धति ने उन्हें कई बार ऐसे मामलों को सुलझाने में मदद की जिन्हें अकबर के राज्य के अन्य बुद्धिमान व्यक्ति असंभव मानकर छोड़ देते थे। उनका रहस्य कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान सम्मत निरीक्षण था। यही कारण था कि बीरबल जब किसी विवाद को सुनते थे तो वे केवल वादियों और प्रतिवादियों के शब्दों पर ही ध्यान नहीं देते थे। उनकी तीक्ष्ण आंखें हर छोटी मानवीय गतिविधि को स्कैन करती थी। वे देखते थे कि संदिग्ध व्यक्ति किस तरह अपनी पगड़ी को बार बार छूता है, उसके हाथ कब कांपते हैं और उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी कब आती है। एक छोटी सी उंगली की हरकत, माथे पर आया अचानक पसीना या असहज रूप से जूते की नोक से जमीन को रेतना, ये सब बीरबल के लिए चीख चीख कर सत्य बता रहे होते थे। उनका मस्तिष्क एक कुशल फिल्टर की तरह काम करता था, जो शोर को हटाकर केवल अनकहे संकेतों को चुनता था। दरबार उनके लिए कोई न्याय कक्ष नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला थी। इस गहन निरीक्षण के बल पर ही वे अक्सर झूठ को उसकी शुरुआती अवस्था में ही पकड़ लेते थे, इससे पहले कि वो तर्कों के वस्त्र पहनकर न्याय को गुमराह कर पाए। ये त्वरित विश्लेषण बीरबल को अक्सर किसी भी वाद विवाद के तार्किक निष्कर्ष तक उसके शुरू होने से पहले ही पहुंचा देता था। अन्य दरबारी जहां शब्दों और जटिल तर्कों के जाल में उलझते थे, वहीं बीरबल मौन की भाषा और शरीर की अभिव्यक्ति को पढ़कर समस्या की जड़ पहचान लेते थे। इसी कारण उनका उत्तर हमेशा इतना मौलिक, सटीक और अप्रत्याशित होता था कि बड़े बड़े विद्वान भी हतप्रभ रह जाते थे। उनकी प्रसिद्धि का मूल मंत्र केवल बुद्धिमानी नहीं थी, बल्कि मानव मन की गहराइयों को तुरंत समझने की वो अद्भुत क्षमता थी। बीरबल का ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के रंगमंच पर मनुष्यों के अभिनय को पढ़ने से आता था। वे जानते थे कि असली कहानी हमेशा वही नहीं होती जो सुनाई जाती है, बल्कि वो होती है जो अनकही रह जाती है,
और इसी अनकही बात को पकड़ना ही उनकी अद्वितीय बुद्धि का सच्चा रहस्य था। उनका लक्ष्य न्याय करना नहीं, बल्कि सत्य को निर्वस्त्र करना था। बीरबल जब किसी विवाद को सुनते थे तो वे वादी और प्रतिवादी के शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके मौन पर कान लगाते थे। उनकी सूक्ष्म दृष्टि दरबार में बैठे हर व्यक्ति के चेहरे के रंग, उनकी आंखों की क्षणिक घबराहट और हाथ की हल्की सी थरथराहट तक को भांप लेती थी। उनके लिए मनुष्य का शरीर एक अनकहा गवाह था, जो शब्दों से ज्यादा सच्चा प्रमाण देता था। बीरबल जानते थे कि भय और लालच व्यक्ति के तर्क को कितना भी छिपा ले, वे शरीर के किसी न किसी कोने से झांक ही जाते हैं। वे किसी भी मामले को शास्त्रीय तर्क के तराजू पर नहीं तौलते थे, बल्कि उसे मानव स्वभाव की कसौटी पर परखते थे। इसी कारण जहां अन्य दरबारी केवल सबूतों के ढेर में उलझे रह जाते थे, वही बीरबल एक साधारण अवलोकन से ही झूठ की परतें उधेड़ देते थे। उनकी बुद्धिमानी का मूल आधार केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अथाह मानवीय सहानुभूति और मनोवैज्ञानिक पैठ थी। ये क्षमता उन्हें न्याय के मार्ग पर चलने वाला एक अद्वितीय ज्योतिषी बना देती थी। यही कारण था कि शहंशाह अकबर भी समय समय पर जानबूझकर ऐसी गूढ़ समस्याएं बीरबल के सामने रखते थे जहां तर्क और सबूतों का कोई सीधा सहारा न हो। जब अन्य दरबारी अपनी पोथियों और कानूनी दावपेचों में खोए रहते थे, तब बीरबल केवल उस व्यक्ति की भंगिमा, उसकी आवाज की कंपन और उसके होठों की हल्की सी फड़फड़ाहट को पढ़ते थे। उनके लिए हर झूठ एक भौतिक प्रतिक्रिया थी, एक अप्राकृतिक तनाव जिसे वो तुरंत भांप लेते थे। दरबार में कई लोग उनकी इस तीक्ष्ण सफलता को किसी प्रकार का ईश्वरीय चमत्कार या गुप्त विद्या मानते थे, जबकि बीरबल स्वयं इसे केवल अथाह धैर्य और जीवन के प्रति गहरी जिज्ञासा का परिणाम मानते थे। वो जानते थे कि मनुष्य कितना भी चतुर क्यों न हो, भय या लालच का क्षण उसके मुखौटे को उतार ही देता है। उनकी बुद्धिमत्ता का रहस्य बाहरी ज्ञान में नहीं, बल्कि स्वयं मानव मन की अंतरात्मा को समझने में छिपा था। इसी अनूठी क्षमता के कारण उन्हें अक्सर ऐसे रहस्यों को सुलझाने का काम सौंपा जाता था जहां बड़े से बड़े ज्ञानी हार मान चुके होते थे। उनकी सफलता का मूल कारण था उनका अद्वितीय अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करने का तरीका। वो किसी भी समस्या को सीधे हल करने की बजाय पहले उससे जुड़े हुए लोगों के व्यवहार को देखते थे। बीरबल का मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी संयमित क्यों न हो, संकट या झूठ के क्षणों में कोई न कोई शारीरिक संकेत अवश्य देता है, जैसे हाथों का कांपना, नजरें चुराना या आवाज में हल्का बदलाव। एक बार बादशाह अकबर ने उन्हें एक बेहद जटिल मामला सौंपा, जहां एक महत्वपूर्ण राजकीय दस्तावेज गायब हो गया था और 5 उच्च अधिकारियों पर संदेह था। सभी दरबारी तर्क और प्रमाणों पर माथा पच्ची कर रहे थे, पर बीरबल ने कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने उन 5 अधिकारियों को एक साधारण कमरे में बैठाया और उन्हें केवल इंतजार करने को कहा। घंटों तक बीरबल बस उन्हें शांत भाव से देखते रहे। उनकी आंखें उस अधिकारी की ओर टिकी थी जो बार बार अपने गले को छू रहा था और दीवार पर बनी एक छोटी दरार को लगातार घूर रहा था। बीरबल समझ गए, अपराधी बाहरी साक्ष्यों से नहीं, बल्कि अपने भीतर पनप रहे अपराध बोध के कारण बेचैन था। यही सूक्ष्म निरीक्षण उनकी बुद्धिमत्ता की कुंजी थी। अचानक बीरबल उठे और उन्होंने अपने एक सेवक को धीरे से निर्देश दिया। अगले ही पल कमरे की खिड़कियां बंद कर दी गई और एकमात्र जल रहा दीपक भी बुझा दिया गया। अब कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अधिकारियों की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि वे अब एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। बीरबल की आवाज ने इस सन्नाटे को तोड़ा। जिसने खजाना छिपाया है, उसका अपराध बोध उसे इस अंधेरे में भी चैन नहीं लेने देगा। ये सुनते ही वो अधिकारी जिसे बीरबल पहले घूर रहे थे, बुरी तरह कांप उठा। बीरबल ने जानबूझकर उस दरार की दिशा में एक कदम बढ़ाया और जोर से कहा, मुझे पता है कि चोर कौन है, क्योंकि अपराध छुपाया जा सकता है,
पर बेचैनी नहीं। दबाव इतना तीव्र था कि अधिकारी का धैर्य जवाब दे गया। अंधेरे में भी उसका अपराध बोध चीख उठा। उसने थरथराते हुए स्वीकार किया कि उसी ने लालच में आकर खजाना चुराया था और उसे छुपा दिया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य केवल उनकी तीक्ष्ण नजर नहीं थी, बल्कि मानव मन को पढ़ने की उनकी अद्भुत क्षमता थी। उनकी रणनीति विफल नहीं हुई। तुरंत ही उस अधिकारी ने वो गुप्त स्थान बताया जहां उसने शाही खजाना छिपा रखा था। जब दीवाने खास में खजाना वापस लाया गया तो दरबारियों ने राहत और आश्चर्य भरी सांस ली। बादशाह अकबर, जो अब तक अचंभित होकर ये सब देख रहे थे, बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुमने बिना किसी सबूत या गवाह के केवल मनोवैज्ञानिक दबाव से चोर को इतनी सटीकता से कैसे पकड़ा? तुम्हारी बुद्धि का वास्तविक रहस्य क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी बुद्धि का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि मानवीय व्यवहार के अध्ययन में निहित है। मैंने जानता था कि जो व्यक्ति निर्दोष होता है वो दबाव में स्थिर रहता है, लेकिन अपराधी का मन उसके शरीर पर नियंत्रण खो देता है। मैंने सिर्फ उसकी बेचैनी को हथियार बनाया। अपराध अंधेरे में भी अपने निशान छोड़ देता है और मेरा काम केवल उन निशानों को पढ़ना था। अकबर ने प्रशंसा में सिर हिलाया। उन्होंने समझा कि बीरबल केवल मंत्री नहीं थे, वे मानव स्वभाव के गहन अध्येता थे। अकबर की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने स्नेहपूर्वक बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे शासन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। मेरी इच्छा थी कि मेरी तलवार न्याय करे, पर तुम दिखाते हो कि सच्चा न्याय तो लोगों के मन को पढ़कर ही किया जा सकता है। उन्होंने तुरंत दरबारियों की ओर मुड़ते हुए घोषणा की, आज से बीरबल केवल मेरा नवरत्न नहीं, बल्कि मानव चेतना का दीपक है। उसका ये ज्ञान केवल मेरे व्यक्तिगत मामलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे साम्राज्य की हर अदालत और हर प्रशासनिक निर्णय का आधार बनाया जाएगा। बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा एक ऐसे दार्शनिक के रूप में स्थापित हो गई जिसने ये सिद्ध किया कि सबसे जटिल समस्या का समाधान अक्सर सबसे सरल सत्य में छिपा होता है। आत्मनियंत्रण का अभाव ही अपराधी को उजागर करता है। जहां एक ओर समूचे साम्राज्य में बीरबल की बुद्धि और न्याय की गाथाएं लोकगीतों का हिस्सा बन गई, वहीं दरबार के कुटिल पंडित और उच्च मनसबदार अंदर ही अंदर ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगे। वे निरंतर ये जानने का प्रयास करते रहते थे कि बीरबल की इस अलौकिक सूझबूझ का स्रोत क्या है। क्या ये कोई जादुई यंत्र है, कोई गुप्त शास्त्र या किसी सिद्ध गुरु का आशीर्वाद? वे अक्सर फुसफुसाते, बीरबल ने तो कभी काशी जाकर शास्त्रार्थ नहीं किया, न ही उसने कठिन तपस्या की। फिर ये ज्ञान कहां से आता है? बीरबल इन व्यर्थ की अटकलों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उनका रहस्य किसी गूढ़ मंत्र या अलौकिक शक्ति में नहीं था। स्वयं बादशाह अकबर ने एक बार उनसे पूछा, ए बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की चाबी कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी बुद्धि का रहस्य केवल शांत मन और तीव्र अवलोकन है। मैं किताबों में नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव और उनके व्यवहार की छोटी छोटी क्रियाओं में सत्य खोजता हूं। जब मन शांत होता है तो सत्य स्वयं ही प्रकट हो जाता है। उनका यह दर्शन ही उनकी असाधारण सफलता का मूल आधार था। ये सुनकर दरबारियों ने सिर तो हिलाया, पर उनमें से बहुत कम बीरबल के इस सरल सिद्धांत की गहराई को समझ पाए। उन्हें लगता था कि बीरबल किसी जादुई तरकीब का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बीरबल का शांत मन उन्हें किसी भी जटिल विवाद में भावनात्मक रूप से न उलझने की शक्ति देता था। जब कोई किसान या दरबारी न्याय के लिए आता तो बीरबल केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देते थे। वे शिकायतकर्ता की चाल, उसके वस्त्रों की तह, उसकी आंखों में छिपी घबराहट या लालच को भी पढ़ते थे। ये तीव्र अवलोकन ही वो दूरबीन थी जिसके माध्यम से वो समस्याओं की जड़ तक पहुंच जाते थे। इसलिए जहां दूसरे दरबारी घंटों शास्त्रों
और नियमों की बहस करते रह जाते थे। वही बीरबल एक छोटी सी क्रिया या एक अप्रत्याशित प्रश्न से सत्य को पल भर में उजागर कर देते थे। उनके समाधान हमेशा तार्किक होते थे, क्योंकि वे मानव स्वभाव के शाश्वत नियमों पर आधारित होते थे। बीरबल का रहस्य दरबारियों के लिए ज्ञान था, लेकिन बीरबल के लिए ये जीवन जीने का एक अभ्यास था। उनका ये अभ्यास केवल दरबार तक सीमित नहीं था, बल्कि वो बाजार की चहल पहल, किसानों के विवादों और बच्चों के खेलों में भी मानव मन की जटिलताओं को समान रुचि से समझते थे। उनके लिए प्रत्येक बातचीत एक पाठ थी और प्रत्येक व्यक्ति एक खुली किताब। इसी कारण जहां अन्य दरबारी उन्हें ईर्ष्या से देखते थे, वही साधारण जनता उन्हें चमत्कारी या दैवीय बुद्धि वाला मानती थी। हालांकि बादशाह अकबर इस रहस्य की गहराई को समझते थे। वो जानते थे कि बीरबल की तेज बुद्धि कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध मानवीय कौशल और आत्म जागरूकता का परिणाम है। अकबर अक्सर बीरबल की इस अद्वितीय क्षमता को परखने के लिए नई और विचित्र पहेलियां पूछते थे। वो देखना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो बीरबल के अवलोकन और अनुभव की सीमा को तोड़ सके। एक ऐसे ही अवसर पर बादशाह ने भरी सभा में बीरबल को एक ऐसी समस्या दी जिसका समाधान किसी शास्त्र या नियम की किताब में नहीं लिखा था। एक ऐसी समस्या जो केवल मानव की अंतरात्मा की गहराई में छिपी थी। बादशाह ने अपनी सिंहासन पर झुकते हुए एक गंभीर और धीमी आवाज में पूछा, बीरबल, मुझे ये बताओ कि वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा आसानी से खरीदी जा सकती है, फिर भी उसे बनाए रखना सबसे मुश्किल है, और उस चीज के न होने पर भी लोग उसका दिखावा सबसे ज्यादा करते हैं। पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मंत्रियों और दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने सोने चांदी, कुछ ने मान सम्मान के बारे में सोचा, पर यह प्रश्न किसी भौतिक वस्तु से परे था। बीरबल ने इस प्रश्न को सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने जानते थे कि अकबर इस बार किसी बाहरी ज्ञान की नहीं, बल्कि उनके आंतरिक अवलोकन की परीक्षा ले रहे हैं। कुछ क्षणों के मौन के बाद बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत, विचारशील मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से बादशाह की ओर कदम बढ़ाया, मानो वो किसी गुप्त रहस्य को उजागर करने जा रहे हों। बीरबल का उत्तर तैयार था, लेकिन वो जानते थे कि इसे प्रस्तुत करने का ढंग ही उनकी बुद्धि का असली रहस्य था। जहां अपना बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से कहा, आपका प्रश्न बाहरी ज्ञान पर आधारित नहीं था, इसलिए इसका उत्तर भी पुस्तकालयों में नहीं मिलेगा। उन्होंने जोर दिया कि उनकी बुद्धि का आधार कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक सरल अभ्यास था। जब भी कोई उलझन मेरे सामने आती है, बीरबल ने समझाया, मैं तुरंत उत्तर देने की हड़बड़ी नहीं करता। मैं आंखें बंद करके अपने मन को दुनिया के शोर से काट लेता हूं। मेरी बुद्धिमत्ता का रहस्य बाहरी तत्वों को देखना नहीं, बल्कि उन्हें भीतर की शांति में घोल कर देखना है। मैं आम आदमी के जीवन का सूक्ष्म अवलोकन करता हूं। बाजार में हो रही बातें, एक बच्चे की जिज्ञासा या प्रकृति का अटल नियम, ये अवलोकन ही मेरे सबसे बड़े गुरु है। बीरबल ने आगे कहा, सत्य का बोध बाहरी सलाह से नहीं, बल्कि आंतरिक मंथन और सहजता से आता है। जब विचार शांत होते हैं, तो हर जटिलता स्वतः ही सरल हो जाती है और समाधान स्वयं ही प्रकट होता है। ये सुनकर बादशाह अकबर ने गहरे संतोष में सिर हिलाया। बीरबल का यह दर्शन ही उन्हें सबसे प्रिय बनाता था। बादशाह अकबर ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने दरबार के अन्य विद्वानों और पंडितों के ज्ञान को याद किया। वे जो शास्त्रों की जटिलताओं में उलझकर समाधान को और मुश्किल बना देते थे। बीरबल का मार्ग इन सब से भिन्न था। वो बिल्कुल स्वच्छ जल की धारा जैसा था, जो हर बाधा को पार करके अपना रास्ता खोज लेती है। बीरबल की ये अद्भुत क्षमता साधारण चीजों में असाधारण सत्य खोजने की ही उन्हें इतना विशेष बनाती थी। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल तीव्र विचार नहीं थी,
बल्कि ये जीवन के प्रति एक विनम्र और गहन दृष्टिकोण था। ये केवल तर्कों का खेल नहीं, बल्कि अस्तित्व का सार था। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बीरबल का कंधा थपथपाया और बोले, तुम्हारी ये आंतरिक शांति ही तुम्हारे हर उत्तर की नींव है बीरबल। यही वो रहस्य है जिसे तुम सहजता से जीकर दिखाते हो। उस दिन दरबारियों को भी ये एहसास हुआ कि सच्ची बुद्धि पुस्तकों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और निष्पक्ष अवलोकन में वास करती है। बीरबल ने विनम्रता से अकबर की बात स्वीकार की, लेकिन तुरंत स्पष्ट किया कि ये आंतरिक शांति केवल एक उपहार नहीं थी, ये एक सतत अभ्यास था। उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले एकांत में कुछ क्षण बिताते थे। जहां पनाह, बीरबल बोले, मैं उस समय अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं को किनारे रखता हूं। मैं केवल हवा को महसूस करता हूं, पत्तों को देखता हूं और अपने मन को दर्पण की तरह निष्पक्ष रहने देता हूं। जब मन शांत होता है, तब संसार की हर समस्या एक सरल पहेली बन जाती है। दरबारी अब इस नए रहस्य को जानने के लिए उत्साहित थे। अगले ही दिन कई दरबारी सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, ये आशा करते हुए कि एक रात की एकाग्रता उन्हें बीरबल जैसी तीक्ष्णता प्रदान करेगी। लेकिन जैसे ही उनके मन में आगामी दरबार की चिंताएं और व्यक्तिगत द्वेष उभरे, उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की बुद्धि का रहस्य केवल एकांत नहीं, बल्कि उस एकांत में वर्षों का अटूट अनुशासन था। सच्ची शांति खरीदना या चुराना असंभव था, ये केवल समर्पण से अर्जित की जा सकती थी। जब वे दरबारी अगले दिन दरबार में पहुंचे, तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उनकी आंखों के नीचे रात भर जागने की थकान थी, पर ज्ञान का कोई तेज नहीं था। उन्होंने दबी आवाज में बीरबल से पूछा, महाराज, आपने जो एकांत पाया उसे हम भी पाना चाहते थे, पर यह अनुशासन का दुर्ग कैसे बनता है? हम ध्यान लगाने बैठते हैं, पर मन घोड़े की तरह दौड़ने लगता है, कभी भूतकाल की असफलताओं में, कभी भविष्य की चिंता में। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अब उनके शत्रु नहीं, बल्कि शिष्य सही प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने झुककर उत्तर दिया, इसका रहस्य एक ही सूत्र में छिपा है, वर्तमान की स्वीकृति। अतीत एक बीता हुआ अध्याय है और भविष्य एक कोरी कल्पना। जब हम इन दोनों को पकड़े रहते हैं, तो हमारी बुद्धि वर्तमान में कार्य करने वाली ऊर्जा को व्यर्थ कर देती है। मैंने सीखा है कि हर क्षण को जैसा वो है, बिना किसी निर्णय या विरोध के स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। ये स्वीकारोक्ति ही वो नींव है जिस पर मेरी एकाग्रता का महल खड़ा है। दरबारी गण इस गहरे दर्शन को सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर पहले का अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा झलक रही थी। एक क्षण की चुप्पी छाई रही, जहां हर कोई उस सूत्र को अपने भीतर उतारने का प्रयास कर रहा था। तभी वो युवा दरबारी, जो अब तक बीरबल का सबसे मुखर विरोधी था, हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। क्षमा करें बीरबल जी, आपकी ये शिक्षा मन को शांति प्रदान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दरबार में हर समस्या त्वरित, तीक्ष्ण बुद्धि की मांग करती है। यदि हम बस वर्तमान को स्वीकार कर लें, तो क्या हम निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे? ये स्वीकृति हमें जटिल पहेलियों और राजनीतिक चालों का तुरंत समाधान देने की शक्ति कैसे देती है? हम आपकी एकाग्रता की शक्ति को तो समझ गए, पर उस एकाग्रता से निकलने वाली गति और सटीकता का क्या रहस्य है? बीरबल ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा। यही वो अगला कदम है जिसे समझना आवश्यक है वत्स। स्वीकृति निष्क्रियता नहीं है, ये बुद्धि को खाली कर देती है, किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त। जब मन शांत होता है, तभी वो ब्रह्मांड की विशाल सूचनाओं को बिना किसी रुकावट के ग्रहण कर पाता है, और यही वो बिंदु है जहां गति का जन्म होता है। बीरबल ने समझाना जारी रखा। सोचिए, जब आप किसी तंग रास्ते से गुजर रहे हो और रास्ते में पत्थर पड़े हो, तो आपकी चाल धीमी हो जाती है। लेकिन जब मार्ग समतल और साफ हो, तो आप बिना किसी रुकावट के तेज भाग सकते हैं। पूर्वाग्रह और संदेह वे पत्थर हैं
जो बुद्धि की गति को बाधित करते हैं। उन्होंने शिष्य की आंखों में देखा। स्वीकृति मन को पूरी तरह समतल कर देती है। वो एक निर्मल दर्पण बन जाता है। जब राजा अकबर कोई चुनौती सामने रखते हैं तो वो चुनौती मेरे शांत दर्पण में तुरंत अपना स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है। मुझे विचार करने या विश्लेषण करने में समय नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि विकृति पैदा करने वाला कोई अहंकार या भय मौजूद नहीं होता। बुद्धि का रहस्य केवल ज्ञान संचय में नहीं है वत्स, ये ज्ञान को बिना बाधा के उपयोग करने की क्षमता में है। त्वरित प्रतिक्रिया ही मेरी सटीकता है, क्योंकि मैं समस्या के शुद्धतम रूप को देख पाता हूं, जिसे शुद्ध तर्क क्षण भर में सुलझा देता है। युवक जिसने ये गहन रहस्य पूछा था श्रद्धा और विस्मय से भर गया। वो तुरंत नतमस्तक हुआ और बोला, महाराज, ये केवल बुद्धि नहीं है, ये तो स्वयं जीवन जीने की कला है। क्या ये शांति आपने किसी विशेष अभ्यास से प्राप्त की है? बीरबल ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, निश्चित रूप से वत्स, ये शांत दर्पण किसी गुरु की दी हुई विद्या से नहीं आता, बल्कि निरंतर अभ्यास से गढ़ा जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें तुम्हें अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को तटस्थ होकर देखना पड़ता है, बिना उन्हें अपनाए या उनसे चिपके। जब मन सांसारिक लाभ या हानि की चिंता छोड़ देता है, तभी वो अपनी पूर्ण क्षमता पर काम करता है। उन्होंने आगे समझाया, मैं अपने आप को अकबर के दरबार का केवल एक सेवक नहीं मानता, बल्कि समस्याओं को सुलझाने वाली एक युक्ति मानता हूं। जब तुम अपने कार्य को अपनी पहचान से अलग कर लेते हो, तब तर्क शुद्ध और तेज हो जाता है। इस समर्पण और वैराग्य का संतुलन ही मेरे हर समाधान की नींव है। मेरी बुद्धि किसी ज्ञानकोश का परिणाम नहीं है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। ये उस वैरागी अवस्था का परिणाम है जिसमें मेरा मन किसी भी पक्षपात या निजी आकांक्षा के बंधन से मुक्त रहता है। सोचो, जब तीरंदाज केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि इस बात पर कि उसे इनाम मिलेगा या नहीं, तभी उसका निशाना अचूक होता है। इसी तरह मैं दरबार में आने वाली हर चुनौती को सिर्फ एक पहेली मानता हूं, जिसका समाधान तटस्थता से खोजना है। उन्होंने समझाया कि ये अभ्यास उन्हें हर सुबह शुरू करना पड़ता है। ये कोई उपलब्धि नहीं है जिसे पाकर रुका जा सके, बल्कि एक नदी की धारा है जिसे हर पल बहते रहना पड़ता है। यही सतत जागरूकता, यही स्वयं को समस्याओं से अलग रखने की क्षमता ही मुझे वो स्पष्टता देती है जिससे मैं कठिनतम प्रश्नों की जड़ तक पहुंच पाता हूं। जब मन सांसारिक मोह से मुक्त हो जाता है तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, बुद्धि का रहस्य वैराग्य में छिपा है। उपस्थित दरबारी और जिज्ञासु लोग जो किसी जादुई मंत्र या रहस्यमय अभ्यास की उम्मीद कर रहे थे, वे बीरबल के इस आध्यात्मिक उत्तर से चकित रह गए। उन्हें यह समझना कठिन लगा कि राजदरबार की जटिल समस्याओं और राजनीति का समाधान वैराग्य कैसे हो सकता है। बीरबल ने उनके चेहरों पर तैरते संदेह को भांप लिया। उन्होंने धीमी किंतु दृढ़ आवाज में स्पष्ट किया, वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, अपितु समस्याओं को मोह से मुक्त होकर देखना है। जब मैं किसी वाद विवाद का न्याय करता हूं, तो मैं पक्षकारों की भावनाओं या उनके सामाजिक दर्जे से प्रभावित नहीं होता। मैं केवल सत्य को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखता हूं। यही तटस्थता पूर्वाग्रहों और व्यक्तिगत इच्छाओं को नष्ट कर देती है, जो प्राय मनुष्य की बुद्धि को धुंधला देते हैं। जब मन शांत होता है, तब वो समाधान स्वयं अपनी जगह बना लेता है, जिसे अशांत मन कभी खोज नहीं सकता। मेरी बुद्धि का रहस्य इसी मानसिक वैराग्य में निहित है, जो मुझे न्याय और तर्क की कसौटी पर खरा उतरने की शक्ति देता है। महाराज अकबर, जो अब तक ध्यान से सुन रहे थे, संतुष्टि से मुस्कुराए। बीरबल, तुमने केवल अपनी बुद्धि का रहस्य नहीं बताया है, बल्कि एक महान जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। ये मानसिक वैराग्य का सिद्धांत अद्भुत है। लेकिन क्या क्रोध या व्यक्तिगत अपमान के क्षणों में भी मन इतना शांत रह सकता है? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, वैराग्य का अर्थ
भावनाओं का पूर्ण अभाव नहीं है, बल्कि उन पर कठोर नियंत्रण रखना है। मैं भावनाओं को महसूस करता हूं, किंतु उन्हें अपने निर्णय की बागडोर कभी नहीं सौंपता। मैं किसी भी समस्या को पहले एक जटिल पहेली मानता हूं, न कि कोई व्यक्तिगत चुनौती। मेरी हर सफलता का आधार यह है कि मैं बोलने से पहले सुनता हूं और सुनने से पहले देखता हूं। यही मुझे स्पष्टता देता है। उनके इस उत्तर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को गहरे विचार में डाल दिया। अब वे बीरबल के हर कार्य के पीछे छिपे सिद्धांत को समझ पाए थे।